हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। जब आधी रात को मनीलाल उठते हैं तो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आते हैं। ड्राइंग रूम में आते ही पानी पीते हैं और वापस जाने लगते हैं। वह देखते हैं कि उनके बेटे सौरभ के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। वह घड़ी में देखते हैं, रात के 12 बज रहे थे। उन्हें लगता है कि उनका बेटा कितनी पढ़ाई करता है और अचानक ही वह यह सोचकर उनके कदम अपने आप ही अपने बेटे के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह जाकर दरवाज़ा खोलते, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और उनके कदम अचानक से रुक जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था और उसमें कोई भी कुंडी नहीं लगी थी। जब वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँकते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उनका बेटा इस समय स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह तो जवानी की पढ़ाई कर रहा था। वह देखते हैं कि उनका बेटा सौरभ अपनी नौकरानी नीता के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो उनके घर में फुल टाइम मेड नौकरानी हुआ करती है। जब मनीलाल साहब यह सब अपनी आंखों से देखते हैं तब उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह लगातार देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका बेटा ऐसा भी कुछ कर सकता है। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी पीठ पीछे उनके घर में यह सब क्या चल रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले की बात है कि उनकी आंखों जो इस समय गुस्से से लाल थी, धीरे धीरे उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और अब उनकी आंखों में गुस्से की जगह हवा साफ साफ दिखाई देने लगती है। ऐसा तब होता है जब उनकी नज़र अपनी नौकरानी पर पड़ती है और वह सोचने लगते हैं कि यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी नौकरानी अंदर से इतनी खूबसूरत होगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे घर में इतना खूबसूरत लड़की है। कुछ देर तक वह उस कमरे के अंदर उस पलंग पर चल रही थी, खेल को अच्छी तरह से देख रहे थे और फिर धीरे से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और अपने कमरे में आकर लेट जाते हैं। वे सोने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन उनके बाद मनीलाल ने जो सोचा था और जो वह करने वाले थे, यह मैं पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगी। कहानी के अंत तक बने रहिए। बेहद दिलचस्प कहानी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल के एक अमीर परिवार के बड़े कपड़ा व्यापारी मनीलाल एक बड़े से बंगले में रहते थे। घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, मनीलाल और उनकी पत्नी सरिता और उनका बेटा सौरभ। बेटा सौरभ बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था। उनके घर में पिछले 5 महीनों से एक नौकरानी काम कर रही थी। उनकी उम्र करीब 21 साल थी। लड़की का नाम था नीता। नीता उत्तराखंड के चमोली के एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। आपको उसके परिवार के बारे में बता दो। उसके परिवार में उसके पिता थे जो अक्सर बीमार रहा करते थे और उसकी बुढ़ी माँ जो रोज मजदूरी करके किसी तरह घर को गुजर बसर कर रही थी। नीता जब बड़ी हुई तो बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। वैसे हिमाचल प्रदेश की लड़कियों को भगवान ने खूबसूरती का एक अलग ही रूप बना दिया है। वहाँ का माहौल ही ऐसा कि वहाँ की लड़कियों बेहद गोरी और खूबसूरत होती है। इसी तरह नीता जब अपने परिवार के लिए रोजगार की तलाश में देहरादून पहुंची तो वहाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, हाँ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। भगवान ने उसे खूबसूरती से नवाजा था और उसे मनीलाल के यहाँ नौकरी मिल गई थी। वह घर के सारे काम फुल टाइम नौकरी के तौर पर संभालती थी। खाना बनाने से लेकर साफ सफाई करने तक सारे काम वही करती थी। उसे 10,000 महीने की तनख्वाह पर रखा गया था। अब नीता पिछले 6 महीने से वहाँ काम कर रही थी। नीता वहाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन नीता को बस एक ही बात से परेशानी थी। उसकी मालकिन सरिता यानी कि मीना लाल की पत्नी बहुत गुस्सैली औरत थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वह हर छोटी छोटी बात पर नीता पर चिल्लाती रहती। उसे नीता का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। वह अपनी बातें सुनाती रहती थी और नीता उसकी उस बकवास से काफी ज्यादा परेशान थी। नीता भले ही कम पढ़ी लिखी होगी, लेकिन वह बहुत तेज दिमाग की थी और बहुत होशियार भी थी। और अब उसने अपने मन में एक निर्णय ले लिया था कि एक दिन मैं इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी।
और उस दिन मैं इस मैडम को बताऊंगी कि आखिर दिखावा करना क्या होता है और कैसा लगता है। अब बात मनीलाल के बेटे सौरभ की बात करें तो वह कॉलेज आता था और कॉलेज से वापस आने के बाद पूरा दिन बस अपने कमरे में पढ़ाई करता रहता था। उसके माता पिता सोचते थे कि उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है। तब नीता सौरभ के कमरे में साफ सफाई करने जाती तो सौरभ गुस्सा हो जाता और नीता पर चिल्लाता कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब भी मेरे कमरे में आओ तो अंदर आने से पहले खटखट आना चाहिए। तो सीधा अंदर आ जाती है। क्या तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? नीता सॉरी बोलती थी लेकिन अगली बार फिर से भूल जाती थी। इसी तरह एक दिन जब नीता कमरे में आ जाती है तब सौरभ बाथरूम में नहा रहा होता है और जब नीता सफाई कर रही होती है तो उसके तकिए के नीचे एक किताब जैसी कोई चीज दिखाई देती है जिसे देखकर नीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह एक असली मैग्नेट थी जो सौरभ की थी। नीता एक के बाद एक पन्ने पलटती है और जब वह उसमें छपी असीन तस्वीरों और लेखों को पढ़ने की लगती है तो उसका दिल और दिमाग उत्तेजित होने लगता है। वह खुद पर से नियंत्रण भी खोने लगती है। तभी उसे सौरभ के आने की आवाज देती है। तब वह जल्दी से मैगनीज वापस से रख देती है और साफ सफाई करने के बाद वहां से निकल जाती है। वह एक बार फिर वहां जाती है तब सौरभ बालकनी में अपने फोन पर व्यस्त था और उसका लैपटॉप उस समय भी बिस्तर पर रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर कुछ चल रहा था और जब नीता जाकर देखती है तो उसे उसमें एक असली वीडियो चलता हुआ मिलता है, जिसे देखकर नीता के मन में हलचल सी होने लगती है। नीता जल्दी से वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और किसी तरह अपने आप को शांत करती है। उसके बाद तो नीता का दिमाग काम करना शुरू कर देता है और वह अपनी योजना पर आ जाती है कि यह मनीलाल का बेटा मोरा सौरभ है, जिसे वह बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकती है और उसने जो योजना और इरादे बनाए थे उसमें वह कामयाब हो सकती है। इसके बाद वह अपना काम शुरू करती है। अब वह सौरभ के कमरे में जाती है और उसे साफ करती है। वह इस तरह से साफ सफाई करती है कि काम करते समय सौरभ की नज़र उस पर पड़े और वह सौरभ को अपना बदन ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करती है। काम करते समय वह दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी ताकि वह झुके तो सौरभ को उसका वजूद साफ साफ दिखाई दे। अब होता भी यही है, उसे अपना काम सफल होता नजर आता है क्योंकि जब भी वह उस तरह से काम करती थी तब सौरभ उसे खुली आंखों से देखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब सौरभ ही नीता से मीठी मीठी बातें करने लगा था। नीता समझ गई थी कि सही निशाने पर लगा है। नीता भी उससे बड़े प्यार से बात करती थी। एक रात जब सब खाना खाकर सो जाते तो तभी नीता करीब रात के 12 बजे सौरभ के कमरे में जाकर दस्तक देती है। इतनी रात को कौन आया है, यह सोचते हुए सौरभ दरवाजा खोलता है और देखता है कि नीता उसके सामने खड़ी है। वह कहता है कि हाँ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, कोई काम था क्या? नीता कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा तुम जाग रहे हो तो मैं तुमसे कुछ देर बात कर लेती हूँ। और उसके बाद जब उनकी बातचीत आगे बढ़ती है तब अंधेरी रात होती है, बंद कमरा होता है और जब दो जवान युवा बंद कमरे में एक दूसरे को इतना करीब बैठते हैं तो उनका बहक जाना स्वाभाविक होता है, जबकि दोनों के मन में पहले से ही कुछ न कुछ चल रहा होता है। उनकी आंखों से इशारे मिलते हैं, आंखों आंखों में बात होती है और दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि उसके बाद तो कपड़े और मर्यादा की बात ही नहीं रह जाती। 5 मिनट में ही दोनों के सारे कपड़े बिस्तर के आसपास फर्श पर बिखर जाते हैं और दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के साथ बड़ी ही तीव्रता से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोनों वहां तब तक मनाते हैं जब तक दोनों संतुष्ट नहीं हो जाते। उसके बाद नीता वहां से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। अब तो यह सिलसिला जो एक बार यहाँ से शुरू हुआ था वह सिलसिला रुकने का वहां नाम ही नहीं था।
हर रात नीता सौरभ के कमरे में पहुंच जाती और उसके बाद सौरभ नीता के साथ तहलका मचाने में मसरूफ हो जाता और यह सिलसिला लगातार 1.5 से 2 महीने तक चलता रहा। हालात यहाँ तक बढ़ गए थे कि नीता दिन में जहाँ भी सौरभ से मिलती वह उसे गले लगा लेता और छेड़खानी करने लगता। नीता ने भी उसे नहीं रोका और इसका मजा लेते हुए सौरभ को पूरा मजा देने लगी और सौरभ भी उसे चुपचाप से पैसे देने लगा। कभी वह अपनी माँ की बीमारी को तो कभी बाप की बीमारी का बहाना बनाती और सौरभ से पैसे लेकर अपने घर भेज देती। एक दिन जब मनीलाल, उसकी पत्नी सरिता और सौरभ खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और नीता उन्हें खाना परोस रही थी, तब सरिता ने कहा, भले ही तुम्हें मैं डांटती हूँ, लेकिन तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मनीलाल ने भी इस बात पर सहमति जताई और सौरभ से भी सहमति से सर हिला दिया। लेकिन जब डिनर करते वक्त मनीलाल की नजर अचानक उस पर पड़ी तो वह चौंक गई, क्योंकि नीता वही डाइनिंग टेबल के पास सौरभ से लगकर खड़ी हुई थी और सौरभ का एक हाथ डाइनिंग टेबल की तरफ था और दूसरा हाथ पीछे की तरफ था। जब मनीलाल की नजर वहां पहुंची तो वह चौंक गए, क्योंकि उस समय सौरभ नीता के साथ शायद कुछ कर रहा था और नीता भी अपने आप पर काबू रखते हुए थोड़ा हिल रही थी और वहां सब कुछ प्रदर्शित कर रही थी। मनीलाल को यह समझते हुए देर नहीं लगती कि उनका बेटा सौरभ उस समय क्या कर रहा है। वह उस समय कुछ नहीं बोलते और खैर डिनर तो हो जाता है। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मनीलाल सोच रहे होते हैं कि लड़का गलत दिशा में जा रहा है, उसे रोकना होगा वरना वह जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेगा। और उसी रात जब वह पानी लेने बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बेटे के कमरे की लाइट जल रही है, तब वह सोचते हैं कि यही मौका है। माँ भी सो रही थी, मैं जाकर बेटे से बात करता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। और जब वह कमरे के पास पहुंचे तो वो दृश्य वह देखते हैं जो मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बता दिया था। अब उसमें बात करने वाली बात ही नहीं बची थी, क्योंकि उसने तो पूरी फिल्म अपनी आंखों से देख ली थी। अब सौरभ का बाप अपने कमरे में आ जाता है। अगली सुबह आती है, वह किसी से कुछ नहीं कहता, पूरे दिन अपने कमरे में लगे रहते हैं पूरे काम करने में। लेकिन वही रात आती है और जब तीनों डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठते हैं, तब मनीलाल कहते हैं कि सौरभ, तुम कल से ही हॉस्टल चले जाओगे और अब तुम हॉस्टल में ही रहना शुरू कर दोगे और हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई करोगे। मैं देख सकता हूँ कि काफी समय से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं है। सौरभ विरोध करता है और जाने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी माँ भी कहती है कि ऐसे अचानक क्या हो गया है कि तुम अपने बेटे को हॉस्टल भेजने की जिद पर अड़े हो। मनीलाल कुछ नहीं कहते और रात के खाने के बाद जब सौरभ उनके पास जाता है और उनसे बात करता है तो वह सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे सब पता है मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है, तुम नौकरानी के साथ क्या गोल खिला रहे हो, मुझे सब मालूम है, मुझे तुम्हारी माँ को पता बता देना चाहिए। जब सौरभ यह बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर बात उसकी माँ तक पहुँचती तो घर में अगली अलग ही तरह का बवाल मच जाएगा और जो भी बची कुची इज्जत उसकी वह खत्म हो जाएगी। अब सौरभ के पास और कोई रास्ता नहीं था। सौरभ, जो कि एक मर्द है, वह चुपचाप हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सौरभ तो चला जाता है, लेकिन अब सौरभ का प्रोग्राम बंद हो चुका था और इधर नीता भी इसी टेंशन में थी कि जिस मिशन पर वह थी वह बीच में ही अटक गया। सौरभ के जाने से उसकी सारी जरूरतें बंद हो चुकी थी और उसने जो प्लान बनाया था वह भी फेल होने लगा था। लेकिन नीता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसी रात और मनीलाल आधी रात को अपनी पत्नी के सो जाने के बाद उसके कमरे से बाहर आते हैं और सीधा नीता के कमरे में जाते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है। नीता दरवाजा खोलती है और अपने साहब को आधी रात को कमरे में आता देखकर चौंक जाती है। वह कहती है, सर, आपको इतनी रात को किसी चीज की जरूरत है? कैसे कर गई? क्या आपको कुछ चाहिए? तब मनीलाल कहते हैं, हाँ, मुझे बहुत कुछ चाहिए। तब वह कहती है, मुझे बता दो, बताओ आपको क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। मनीलाल कहते हैं, मुझे जो भी चाहिए वो इसी कमरे में ही मिलेगा। इसके बाद मनीलाल अंदर आ जाते हैं।
नीता समझ नहीं पा रही थी कि मनीलाल क्या कहना चाहते हैं। मनीलाल अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद नीता से कहते हैं, देखो नीता, मुझे सब पता है। मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या चल रहा है और तुम मेरे बेटे के साथ क्या गुल खिला रही हो। यह सुनते ही नीता का चेहरा पीला हो जाता है। वो डर से कांपने लगती है और कहती है, साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। लेकिन इसके बाद मनीलाल नीता से जो कहते हैं उसे सुनकर तो नीता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो नीता से कहते हैं, नीता, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है, पैरों से थोड़ा ऊपर है। जो भी चल रहा था सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन फर्क इतना होगा, अब मेरे बेटे की जगह मैं रहूंगा और जो भी तुम चाहोगी, जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, जो मेरा बेटा तुम्हें नहीं दे सकता। यह तुम अच्छी तरह से जानती हो, इसीलिए सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। नीता का दिमाग बहुत तेज था। वह तुरंत सोचती है, बेटा हो चाहे पिता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ, इस घर पर राज करना चाहती हूँ, चाहे कैसे भी हो। और उसके बाद वह घुटनों के बल बैठ जाती है और घुटनों के ऊपर बल बैठने के बाद मनीलाल के सामने कुछ ऐसा करती है कि मीनालाल तो सातवें आसमान पर बिना पैरों के ही उड़ने लगते हैं। मनीलाल की आंखों और करारों से कमरा गूंजने लगता है। इसी तरह से वह मनीलाल को सुख देने लगती है और उसके बाद मनीलाल उसी पल अपने कमरे में उसके साथ अपने तरीके से वह सब करते हैं और नीता भी उन्हें नाराज होने का कारण भी मौका नहीं देती। बड़े ही कलात्मक तरीके से मनीलाल को खुश करती है और ऐसा लगता था जैसे मनीलाल को स्वर्ग स्वर्ग मिल गया हो। और उसके बाद मनीलाल खुशी खुशी कमरे से चले जाते हैं। और अब तो यह सिलसिला जो शुरू हुआ था, अब सौरभ की जगह उसके पिता ने ले ली थी और मनीलाल साहब रोज अपनी पत्नी के सो जाने के बाद नीता के कमरे में आते थे और नीता भी उन पर अपनी जवानी लुटा रही थी। वह अपने साथ प्यार का खेल खेल रही थी। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था जब धीरे धीरे मनीलाल नीता के जाल में ऐसे उलझ गए कि वह उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। अब वह उससे प्यार करने लगे थे, उसके बिना रह नहीं पाते थे। अब नीता धीरे धीरे शादी की शर्त भी रखती है और मनीलाल उस पर भी राजी हो जाते हैं। लेकिन मनीलाल नीता को समझाते हैं कि यह जो प्रॉपर्टी का सारा कारोबार है, इसमें मेरी बीवी बराबर का हिस्सेदार है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपनी बीवी से उस सारे का कारोबार को अपने नाम करा लूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और उसके बाद तुम और मैं बस जन्नत की शहर, हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहा। तब छुट्टियां आ जाती है और सौरभ घर पहुंच जाता है और आज वह रात थी जब सौरभ भी नीता के साथ वह सब करने के सपने देख रहा था। लेकिन मनीलाल तो पहले से ही नीता के कमरे में पहुंच गए थे, रोज की तरह, और नीता के साथ हनीमून प्रोग्राम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद सौरभ वहां आ जाता है और सौरभ अपने पिता और नीता को यह सब करते हुए देख लेता है और वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। सौरभ सोचता है, साल मेरी दुकान बंद करके यह बुढ़ा खुद मजे लूट रहा है, क्योंकि नीता ने उसे धोखा दिया था और उसके पिता, उन्होंने उसे उसी वजह से घर से निकाल दिया था। उसके जाने के बाद वह भी वही सब कर रहे थे। वह तुरंत कमरे में जाता है और अपने पिता और नीता से लड़ना शुरू कर देता है। मनीलाल उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शांत नहीं होता। मनीलाल को डर था कि अगर उसकी पत्नी जाग गई और वह यहाँ पर आ गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, बेकार में रायता फैल जाएगा। और अब जब सौरभ उनके समझाने पर भी नहीं मानता, तब वह उस पर हाथ उठा देते हैं और देखते ही देखते बाप और बेटे के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। और जब बात इतनी आगे बढ़ जाती है तब मनीलाल वहां रखा हुआ एक फूलदान उठाकर सौरभ के सर पर मार देते हैं और सौरभ का सर फूट जाता है। सौरभ वहीं जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब यह कांड होता तब मनीलाल की पत्नी भी वहां आ चुकी थी और यह सब देख चुकी थी कि सरिता के देखते ही नीता चिल्लाने लगती है कि साहेब, राज खुलने से पहले इसे भी मार दो। वह तुरंत
दरवाजा बंद करके बाहर करके ताला लगा देती है और बाहर भाग जाती है और पुलिस को बुला लेती है। जब तक वहां पुलिस पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खोलने पर अंदर मनीलाल और नीता होते हैं और सौरभ जमीन पर पड़ा होता है। सौरभ को अस्पताल भेजा जाता है जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मनीलाल और नीता को हिरासत में ले लिया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जाती है तब ये पूरी कहानी इस तरह से सामने आती है। पुलिस विभिन्न धाराओं और के तहत मामला दर्ज करती है और उसके बाद कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर